सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। दोस्तों, जेके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में 3.2 की क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को पूरा हल कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 अब आज सोल्व करते हैं। दोस्तों, दो सरल रैखिक समीकरण में हमने अब तक चार क्वेश्चन का कथन के रूप में दे रखे थे, जिनको समीकरणों के रूप में बदला, और जो समीकरण है उनकी मानक समीकरण, जो रैखिक समीकरण में मानक रूप होता है, उनके द्वारा हमने a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के मान प्राप्त किए। पता लगाया क्या इनके द्वारा जो रेखाएं बढ़ेगी क्या वे समांतर होगी, इनके द्वारा जो ग्राफ बढ़ेगा क्या वो प्रतिच्छेदी होगा। इस प्रकार के अनुपात निकाले और यह भी पता लगाया क्या ये किस प्रकार के संगत समीकरण है या असंगत समीकरण है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसी में ही संगत और असंगत का आपको बताना है। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में हमने हल किया था और पता लगाया कि समीकरण नंबर 1 और 2 संगत है या असंगत, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में संगत और असंगत का पता लगाना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कर ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि आपको जो नीचे दिए गए समीकरण हैं, 4 समीकरण दे रखे हैं, और ये पूछ रहा है उन समीकरणों का पता लगाना है आपको, क्या वे समीकरण संगत है या असंगत है। यदि वो संगत होते हैं, कौन से कंडीशन में, यदि आपके पास में स्थिति है, बोल रहा है कि संगत है, तो उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करो। हल ज्ञात करने का मतलब है उनके अंदर जो चर संख्या है यानी x और y संख्या है, उनका मान ज्ञात करना है। और x और y का मान तब पता चलता है जब उनके हल संगत हो, यानी या तो वे प्रतिच्छेद करती तब हल एक होता है, और जब समांतर होती है तब तो कोई हल होता नहीं है, लेकिन जब संपाती होती है तो एक हल होता है। यानी दो स्थिति में संगत होगा, एक तो होगा प्रतिच्छेद में और दूसरा होगा संपाती में। तो देखते हैं पॉइंट नंबर प्रथम के दो समीकरण। प्रथम का समीकरण x + y = 5, समीकरण नंबर 1, 2x + 2y = 10, समीकरण नंबर 2। आपको दो समीकरण दे रखे हैं और पता लगाना है इन दो समीकरणों का, क्या ये दोनों समीकरण संगत है। इसके लिए पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे ही हमने a1/a2 के मान निकाले थे, b1/b2 के मान निकाले थे और c1/c2 के मान निकाल के पता लगाया था क्या ये संगत है या नहीं, वैसे ही हम यहाँ पर निकालते हैं। यानी समीकरण ax + by + c = 0 से तुलना करने पर जो रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, कौन सा रूप, मानक रूप होता है। मानक रूप का मतलब यह है कि जो भी आपको रैखिक समीकरण के अंदर जितने भी समीकरण मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे। कौन से, ax + by + c = 0। अब यहां से हम a1 और a2 के मान निकालते हैं। a1 होता है वो समीकरण नंबर 1 का x का गुणांक, यहां पर x का गुणांक। ये बात मैंने पहले एक बार और बताई थी, कहने का मतलब पिछले वीडियो में मैंने ये बात बताई थी, यदि किसी भी संख्या का आपको गुणांक नहीं दिखा दे रहा, जैसे x है तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, यानी x किसी भी संख्या से गुणा दिख ही नहीं रहा है, x के आगे कोई संख्या है ही नहीं, मतलब वो किससे गुणा हो रहा है, 1 से। किससे गुणा हो रहा है, 1 से। तो यहां पर आपको a1 का मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा,
और b1 का मान होगा वो आपके पास में y का गुणांक भी 1 है, क्योंकि y भी किसी भी संख्या से गुणा नहीं हो रही है, तो अपने पास में b1 का मान भी 1 होगा और c1 का मान देखो, c1 का मान या तो जो c1 है उसको पक्षांतर कर दो, यदि हम पक्षांतर नहीं कर रहे हैं तो दोनों ही देखो एक तरफ दे रखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहने दो, कोई समस्या नहीं आने वाली है, इसलिए c1 का मान 5 रख दिया। अब समीकरण नंबर से a2 का मान 2 है, b2 का मान भी 2 है और c2 का मान भी 10 ले लिया, क्योंकि इन दोनों के बराबर में दे रखा है c1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि पक्षांतर करेंगे तो भी माइनस से माइनस कट जाएगा। चलो आगे अनुपात निकालते हैं इनके। अनुपात के लिए a1 अपॉन a2 बराबर a1 का मान 1 a2 का मान 2, यानी 1/2 आ गया। b1 अपॉन b2 का मान भी 1 है और b2 का मान 2, इसका भी मान 1/2 आ गया। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 यानी 5/10। अब 5/10 है। अब कोई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये तो सर 1/2 आ रहे हैं, ये 5/10 आ रहे हैं, आपस में मैच नहीं हो रहा है, ये तो बराबर कैसे हो गए। इनको छोटा रूप करना पड़ेगा, कहने का मतलब सरलतम रूप। और 5 में 5 का भाग गया एक बार, 10 में 5 का भाग गया 2 बार। अब देखो 1/2 आ गया, कहने का मतलब a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। अपने पास में तीनों ही मान बराबर आ गए हैं। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 और तीनों का मान है वो है 1/2। अतः इन दोनों समीकरणों के द्वारा जो हमने ऊपर जो समीकरण लिए हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 समीकरणों द्वारा, अतः इन समीकरणों द्वारा रेखाएं कैसी संपत्ति प्राप्त होगी। जब तीनों ही बराबर हो तो कैसी होती है, संपत्ति प्राप्त होगी तथा क्या होगी, संगत होगी। क्या होगी, संगत होगी। क्योंकि संगत जब होती है जब या तो प्रतिच्छेद हो या संपत्ति हो। अब संपत्ति है तो क्या होगी, संगत होगी। अब इसने बताया संगत होने के साथ यदि संगत है, ये बोल रहा है यदि संगत है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब हमने एक बात और पढ़ रखी थी, यदि संपत्ति होती है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 बराबर हो c1 अपॉन c2, यदि तीनों ही बराबर है तो रेखा समांतर संपत्ति होगी, और संपत्ति होगी तो उनके हल होंगे वो अनेक होंगे। कहने का मतलब बहुत सारे हल होंगे, यानी x और y के मान आएंगे वो बहुत सारे आ सकते हैं, एक नहीं आएगा। इसीलिए इनका जो हल फिक्स होगा नहीं, बहुत सारे हल होंगे। अतः x और y के अनेक हल होंगे। कितने अनेक हल होंगे। ये अपना क्वेश्चन सोते का पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 इसी का, किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 2 है अपने पास में x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 है 3x माइनस 3y बराबर 16, समीकरण नंबर 2। अपने पास में 2 समीकरण मिले हैं, एक तो है x माइनस वाई बराबर 8, दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर 16। अब इनसे पता लगाना है क्या ये दो समीकरण है वो समांतर है, क्या ये दो समीकरण प्रतिच्छेदी है, क्या ये समीकरण संपाती है। कैसे करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
तुलना करने पर। कहने का मतलब हम इस मानक रूप समीकरण होता है उससे तुलना करेंगे। आइए तुलना करते हैं। a1 का मान समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 1, जिस प्रकार यहां है वैसे ही। b1 का मान माइनस का 1 होगा, गलती नहीं दोस्तों, माइनस का 1 होगा क्योंकि आगे माइनस है। और c1 का मान भी, c1 का मान यदि पक्षांतर करोगे तो माइनस का आ जाएगा, नहीं करोगे तो दोनों के बराबर में दे रखा है, कोई बात नहीं होगा, कोई गलत नहीं करेगा आपका। ले लो ऐट a2 का मान 3x है, 3x का गुणांक क्या है 3, तो 3 हो जाएगा। b2 का मान माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। और c2 का मान 16। अब इनका अनुपात निकालना है a1/a2। a1/a2, a1 का मान 1/2। अगला b1/b2 माइनस का 1/-3 बराबर 1/3। अब 1/3 कैसे आया? माइनस का, ऊपर भी संख्या माइनस की, नीचे भी संख्या माइनस की, चिन्ह है वो भाग का है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कहने का मतलब किसी ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या का भाग देते हैं तो धनात्मक संख्या आती है। अपने पास में धनात्मक संख्या आ गई। अब अगला C1/C2 है 8/16। यदि इनको काटते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1/2 आ गया, कितना 1/2। अब आपको दिख रहा होगा कि a1/a2 वो तो b1/b2 के बराबर है, 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, क्योंकि इनका मान क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, लेकिन बराबर किसके नहीं है C1/C2 के, जिसका मान आ रहा है 1/2। ये बराबर नहीं है। ये कौन सी स्थिति बन जाएगी? अतः समांतर। कौन सी? अतः इन दोनों समीकरणों के द्वारा कैसे ग्राफ बनेगा? समांतर रेखाएं बनेंगी, समांतर रेखाएं होगी। और जब समांतर होता है तो समीकरण असंगत होते हैं, असंगत होंगे। और हमें मेन बात है, वो बात यह है x और y के मान की। और जब रेखाएं दो समांतर होती है तो उनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल। और x और y के कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा। अब हमने समीकरण पॉइंट नंबर 1 और 2 दोनों सोल्व कर लिए। एक में अपने पास में संपाति प्राप्त होती है, यानी उनके अनेक हल होंगे, और दूसरे के अंदर अपने पास में समांतर प्राप्त होती है, उसके कोई हल नहीं होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 3 और 4 में क्या क्या है? क्या उनमें समांतर होगी या असंगत होगी या संगत होगी? पॉइंट नंबर 3, 2x + y 2x + y -6 बराबर 0, और दूसरा है 4x - 2y -4 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को क्या पता लगाना हमें? इन दोनों से संगत और असंगत का। जैसे अगले क्वेश्चन किए थे वैसे ही ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या बन जाएगा अपने पास में? तुलना करेंगे तब a1 का मान समीकरण नंबर 1 का गुणांक x का 2, b1 का मान समीकरण नंबर 1 का y का गुणांक पे कोई नहीं है, मतलब 1 है, और c1 का गुणांक -6। इसी प्रकार
A2 दूसरे का x का गुणांक, B2 दूसरे का y का गुणांक और C2 दूसरे का C माइनस 4। अब दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं A1 अपॉन A2। A1 का मान अपने पास 2 है, A2 का मान 4 है, यानी कट गया और कितना आ गया 1/2। 1/2। इसी प्रकार B1 अपॉन B2, B1 का मान 1 है। अब यहां पर आपको एक थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। प्रथम के अंदर 1/2 आ रहा है, प्लस का आ रहा है, लेकिन यहां पर 1/2 आ रहा है, लेकिन यहां किसका रहा है, माइनस का आ रहा है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, क्योंकि ये देखो बट्टे के अंदर 2 है, वो माइनस के है, तो माइनस का आ गया। यानी अपने पास में हमें यहीं से पता चल गया कि A1 अपॉन A2 है वो B1 अपॉन B2 के बराबर है ही नहीं, वो B1 अपॉन B2 के बराबर है ही नहीं। कहने का मतलब जो इन दोनों समीकरण से जो ग्राफ बनेगा वो पहले ही पता चल गया है कि प्रतिच्छेदी बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। अतः इन समीकरणों से रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी। अतः यह समीकरण संगत होंगे। कहने का मतलब इनके द्वारा जो रेखाएं प्राप्त होगी वो प्रतिच्छेद करेगी किसी बिंदु पर, और जो इनका हल यदि प्रतिच्छेद करती है तो इनका हल क्या होगा, संगत होगा। अब संगत है, प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, तो केवल एक ही हल होता है। कहने का मतलब और x और y का मान इस समीकरण में, कहने का मतलब 3 नंबर जो पॉइंट है उसमें आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और x और y का मान निकालने के लिए चलते हैं आगे। x और y का मान निकालने के लिए 10th क्लास की बुक में, जो एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक है जो अभी वर्तमान में चल रही है, उस बुक में 3 विधि दे रखी है। किसके, x और y की, यानी जो सर संख्या होती है उनके मान के लिए 3 विधि है। कितनी, 3 विधि है। 3 विधि है, और 3 विधि इस जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं 3.2 उसमें न देखकर किसमें है, इससे आगे वाली में है, और वो अभी यहां जरूरत पड़ रही है। प्रथम है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, तीसरी है वज्र गुणन विधि। इन तीनों में से कोई एक विधि द्वारा इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। यानी ये जो प्रतिस्थापन वाली विधि है ये हर जगह हर क्वेश्चन में या पिछली क्लास में भी आपने कहीं पढ़ी होगी, ज्यादातर इस विधि का यूज होता है। कौन सी, प्रतिस्थापन का। इसमें क्या करना पड़ता है, x या y का किसी एक का मान एक में रख देते उठाकर, और दूसरे का मान हमें अपने आप प्राप्त हो सकता है। तो यह विधि कई जगह पर यूज होती है, अपने दैनिक जीवन में भी इस विधि का बहुत ज्यादा उपयोग है। लेकिन ये विलोपन और जो वज्र गुणन है ये विलोपन वाली भी यूज होती है, लेकिन प्रतिस्थापन जितनी नहीं होती। ये विलोपन वाली विधि आगे आपकी यूनिट आएगी, उनमें ये विलोपन वाली विधि यूज होती है। या फिर जो पीछे आपके यूनिट, पीछे नहीं आगे है समांतर श्रेणी 5वीं यूनिट, उसमें आपके ये विलोपन वाली विधि है, आगे कहीं काम आएगी, जहां पर हमें समांतर श्रेणी के अंदर ए और डी के पद निकालने होंगे। कहने का मतलब सार्वअंतर और प्रथम पद निकालेंगे, वहां पर कहीं हमें समीकरण बनेंगे 2। क्योंकि यदि आपको ऐसा कहीं का समांतर श्रेणी के अंदर क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आ जाए कि किसी एपी का 7वां पद 16 है, 8वां पद 32 है, तो
पता लगाइए कि उनका एपी क्या होगी, उनका प्रथम पद क्या होगा, उनका सार्वंत्र क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको दो समीकरण करना पड़ता है। वहां पर या तो प्रतिस्थापन विधि यूज कर सकते हो या पर विलोपन विधि। वज्रगुणन विधि केवल से केवल आपके जो ये दो स्रों वाले रैखिक समीकरण है वही यूज आने वाली है। ये समझ लो कि ये दो विधियां इंपोर्टेंट है। ये विधि आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन के अंदर, यदि आपको क्वेश्चन के अंदर विधि का नाम दे रखा है तो उसी विधि से हल करना है। यदि नहीं दे रखा है तो मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के इन दोनों विधियों से आप हल आसानी से और कम समय में कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो प्रथम विधि है जो आसानी से हल हो जाता है, उनका मान निकल जाता है, तो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं? समीकरण नंबर 1 और 2 है। हम क्या करते हैं, समीकरण या तो 1 उठाओ या 2, किसी एक से x या y किसी एक का मान है वो पक्षांतर करो और दूसरे के पद के अंदर रख दीजिए। जैसे समीकरण नंबर 1 मैं ले रहा हूं, समीकरण नंबर जो 1 है, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 1 आपका क्या है, 2x + y - 6y = 0। ये वाला समीकरण है। यहां से मैं इस समीकरण के अंदर 2x बराबर इस बाकी वाला सबको उधर भेज देता हूं, तो ये 6 प्लस के आ जाएंगे, यदि 6 इधर माइनस के इधर 0 की तरफ आ जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे। ये y उधर प्लस का है इधर माइनस का बन गया। अब इस 2 को मुझे तो केवल x का मान चाहिए, इस 2 का भी क्या करो, पक्षांतर करो, तो मेरे पास बन जाएगा x बराबर 6 - y/2। अब जो ये x के बराबर आ गया है तो इस x का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रख सकता हूं। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर किसका मान, x का मान क्या है, 6 - y/2 जो हमने अभी निकाला पक्षांतर करके, उसको कहां रखना है, समीकरण 2 में। x किसका पर, समीकरण 2 क्या अपने पास में 4x, कहने का मतलब x का गुणांक हो रहा है, x का मान हमें प्राप्त हुआ है 6 - y/2। ये वापस आगे वाला वैसा का वैसा पद रख दीजिए, माइनस का 4 है, या उधर भेज दो तो भी आपके पास में 1 ही प्राप्त होगा, वैसे ही रख दीजिए। अब ये 4 कोष्ठक से गुणा हो रहा है, कहने का मतलब पूरे कोष्ठक से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। या तो इस 2 से इसको काट दो, लेकिन 2 से काटने से बेटर है कि इसको अंदर गुणा कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से काटेंगे तो भी कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से गुणा हो रहा है, नीचे वाले से आराम से कट सकता है। कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग गया 1 बार, 4 में 2 का भाग गया 2 बार, तो 2 गुणा 6 - y बट्टे में था 2 कट गया, -2y - 4 = 0। अब ये 2 अंदर गुणा होकर क्या बन जाएगा, यहां से आपके पास में बन जाएगा 12, ये अंदर 2 6 से गुणा होगा, 6 से गुणा होगा तो 12 बन गया। अब इस y से गुणा होकर 2y बन गया, और ये 2y पहले से थे ही। अब आपको 7th क्लास की बीजगणितीय यूनिट नंबर 12 को याद करो, और उसमें आपको ऐसा ही समीकरण मिलते हैं जिसमें चर वाले समीकरण को चर में जोड़ना होता है, अक्षर वाले समीकरण को अक्षर में जोड़ना है। कहने का मतलब x वाले पद को x में जोड़ना होता है, y वाले पद को y में जोड़ना होता है, और जो पूर्ण संख्या होती है उसको पूर्ण संख्या में जोड़नी है। यहाँ पर आपको y के पदों में, मतलब y वाला पद y पद में जोड़ो, और पूर्ण संख्या वाला पूर्ण में। ये -4 है, ये +12 है, +12 में से -4 गए तो +8 बच गए, ये -2 और ये -2y दोनों ही माइनस के। हमारे पास एक नियम होता है मैथ में, जब दोनों ही संख्या ऋणात्मक हो तो वे जुड़ जाती है और चिन्ह ऋणात्मकता का आता है, यानी माइनस का आता है। तो ये -4y बढ़ जाएंगे, अपने पास में उधर आ गया 0। अब मैं 8 को उधर भेज देता हूं, या फिर 4y को उधर भेज दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा 8 = 4y। ये माइनस के इधर थे, उधर गए प्लस के बन गए। अब मेरे पास में y बराबर, ये मैं 4 है वो y के गुणांक में है, पक्षांतर करूंगा भाग में जाएंगे, तो 8/4 यानी y बराबर 2 आ गया, क्योंकि 4 का भाग 8 में 2 बार गया।
y का मान 2 आ गया। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, या फिर हमने जो यहां पर निकाला है, जो यहां पर हमने तैयार किया है, वहां रख सकते हो। कहीं पर भी आप y का मान रख सकते हो। 3 आपके पास में स्थिति बनेगी, या तो आपने जो समीकरण तैयार किए, किसी भी समीकरण के अंदर आप y का मान रख दो, आपके पास में x का मान आ जाएगा, या फिर जहां से आपने x उठाया है वहां रख दीजिए। तो वहां रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 का जो फॉर्मूला निकला था उसमें रखने पर दोस्तों ये सारी लैंग्वेज है जो हम इसलिए लिख रहे हैं, ये सारे मान रखने पर आप सीधा ही कर सकते हो। लेकिन एग्जामिनर को आपको एकदम ढंग से समझाना है, विधिवत से समझाना है कि उसको कॉपी चेक करते समय आपकी जब कॉपी जांच हो तब उसको ये बात पता चलनी चाहिए कि उसने आपने कहाँ क्या किया है। नहीं तो आपको पता है कि मैंने क्या किया है, लेकिन एग्जामिनर को नहीं पता होगा कि आपने वाई करा। वो अपने दिमाग से फिर सॉल्व करता है, फिर देखता है कि इसने ये उठाया है। उतनी मेहनत ना करके वो नंबर काट भी सकता है। क्या कर सकता है? नंबर काट सकता है। नहीं तो एग्जामिनर को नुकसान होगा, नहीं टीचर को नुकसान होगा, नहीं संस्था को नुकसान होगा। दोस्तों केवल से केवल उस विद्यार्थी को नुकसान होगा जिसने कॉपी में लिखा था या जिसकी कॉपी थी। इसीलिए हमें जितना हो सके इसी प्रकार से, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे समझाया जा रहा है, आप एक एक चीज को थ्योरी के रूप में या फिर हल के रूप में विधिवत ढंग से करो कि अगले को भी कॉपी चेक करते हुए मजा आए कि वास्तव में यार करने वाले ने मेहनत की है। इसीलिए अब यहां पर आप समीकरण 1 का जो मान था, y का मान है, वो इसमें रखो। तो अपने पास में x बराबर क्या है? 6 माइनस वाई बटा 2, यानी y का मान यहाँ रखना है। तो y का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 6 माइनस वाई का मान अपने पास क्या है? 2 आया। 2 यहाँ रख दिया बटा 2, 6 में से 2 गए, पीछे बच गए 4, 4 बटा 2, यानी y बराबर भी क्या, x बराबर भी क्या आ गया? 2 आ गया। y का मान भी 2 आ गया, x का मान भी 2 आ गया। हमने हल कर लिया। कहने का मतलब x और y के मान पूछे थे, निकाल लिए। संगत और असंगत बताना था, संगत बता दिया। अब इसका मतलब ये हो गया कि x और y के केवल से केवल एक ही मान होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। हमें ये पता चल गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 4 जो पीछे रह गया है, अब उसको सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 को, पॉइंट नंबर 4 में भी आपको यही बताना है, क्या इन दो समीकरणों के द्वारा, जो समीकरणों के द्वारा ग्राफ बनेगा वो संगत होगा या असंगत होगा। तो करते हैं। समीकरण हमारे पास में चौथा पॉइंट है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और है दूसरा है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अपने पास में ये दोनों ही समीकरण है। अब इन दो समीकरण द्वारा हम हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2। समीकरण नंबर 1 और 2 की किससे तुलना करेंगे? मानक समीकरण से। मानक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a1 का मान अपने पास 2 आ जाएगा। b1 का मान समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक -2, c1 का मान -2। उसी प्रकार a2 का मान अपने पास में 4 आ जाएगा, b2 का मान भी अपने पास में -4 आ जाएगा, और c2 का मान अपने पास -5 आ जाएंगे। अब यहां से निकालते हैं a1 अपॉन a2, अनुपात निकालना है। a1 का मान 2, a2 का 4, कट गया 1/2। अगला चलो b1 अपॉन b2, b1 का मान है -2, b2 का भी मान -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4 कट गया, 1/2, यानी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2।
इसी प्रकार C1 अपॉन C2, C1 क्या है -2 -5, माइनस से माइनस कट गया लेकिन 2/5 वही रहा, क्योंकि ये दोनों छोटा रूप नहीं हो सकता, सरलतम रूप नहीं हो सकता। अब हमारे पास में A1 अपॉन A2 तो बराबर है, मतलब A1 अपॉन A2 वो किसके बराबर है, B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन बराबर नहीं किसके है, C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। यानी अपने पास में जो इन दो समीकरणों के द्वारा, जो समीकरण नंबर 1 और 2 हमने लिखे हैं, इन दोनों समीकरणों के द्वारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ समांतर रेखाएं बनेगी, यानी उसमें जो ग्राफ में जो रेखाएं होगी वो समांतर होगी, और जब समांतर होती है तो उसके हल होते हैं, कोई हल होता ही नहीं है और असंगत होता है। ये हमने पहले पढ़ा है कि जब A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 लेकिन बराबर नहीं हो C1, तो अतः इन समीकरणों द्वारा रेखाएं समांतर होगी। कैसी समांतर होगी, अतः असंगत समीकरण है या असंगत समीकरण होंगे और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी हम x और y के मान ज्ञात नहीं कर सकते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें संगत और असंगत का पता लगाना था और x और y का मान पता लगाना था। हमने केवल एक ही क्वेश्चन के अंदर x और y का मान निकाला था, क्योंकि वही एक ऐसा था जो प्रतिच्छेद कर रही थी, वहां पर रेखा A1 अपॉन A2 बराबर नहीं था B1 अपॉन B2, और बाकी वाले सब में यह तो संपातित थी, कहने का मतलब सभी मान, तीनों के तीनों मान बराबर थे अनुपात, इसीलिए उसके अनेक हल हो सकते हैं। हम एक्स वाई का मान एक बता नहीं सकते कि एक्स का या वाई का मान ये होगा, हर बार चेंज होगा, हर स्थिति के अंदर चेंज हो जाएगा, लेकिन एक ही समीकरण था जिसके अंदर एक्स और वाई के मान दो दो आए थे, इसीलिए एक्स और वाई के मान दो दो आगे थे, बाकी समांतर थी, उनके कोई हल नहीं होगा, और जो संपाती है उनके अनेक हल होंगे, हम ज्ञात नहीं कर सकते, बहुत सारे हल होंगे अलग अलग। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वो अपना कंप्लीट हो गया, उसमें चारों पॉइंट थे, चारों पॉइंट ने हमने कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो अपना क्वेश्चन नंबर प्रथम की तरह है, जो हमने 3.2 के अंदर क्वेश्चन पढ़े थे, वैसे ही वो कथन के रूप में दे रखा है और आपको समीकरण का निर्माण करना है। क्या दे रखा है? कथन दे रखा है और उसका क्या करना है? समीकरण का निर्माण करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, एक आयताकार बगीचा है या बाग है, कुछ भी मान लीजिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जिसकी जो लंबाई है, आयताकार बगीचा है जिसकी क्या है? लंबाई है, वो चौड़ाई से 4 मीटर क्या है? अधिक है, और उसका अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। विमाई का मतलब था लंबाई और चौड़ाई, आपको ज्ञात करनी है। दिया हुआ हमें क्या है? एक दे रखा है आयताकार बगीचे का अर्ध परिमाप, और दूसरी दे रखी है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अब हम कल्पना करते हैं, मानते हैं, जैसे पीछे क्वेश्चन 3.2 में किए थे वैसे ही मान के कल्पना से करने हैं। सबसे पहले एक शब्द इसमें और आ रखा है, बगीचे का परिमाप। क्या है? परिमाप।
और परिमाप के आगे और लगा हुआ अर्ध परिमाप। कैसा? अर्ध परिमाप। पहले अर्ध हटा दे, यदि मैं इस अर्ध को हटा दूं तो क्या बचता है? परिमाप। जान लेते ये परिमाप क्या होता है। परिमाप किसी भी आकृति का जो चारों दीवार होती है या फिर जितनी भी दीवार, किसी भी जो आकृति की परिधि होती है उसका जो माप होगा ना, वही परिमाप है। यानी त्रिभुज की पूछे तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप। आयत में पूछे, आयत के 4 भुजा होती है, चारों भुजाओं का योग परिमाप। वर्ग में पूछे, वर्ग की 4 भुजा होती है, चारों भुजाओं का योग परिमाप। यदि पंचभुज पूछे, 5 भुजाओं का योग परिमाप। कोई परिमाप की अलग परिभाषा नहीं है। परिमाप का यदि यही अर्थ होता है कि परिधि का जो माप होता है वही परिमाप। आयत और वर्ग के सूत्र बना रखे हैं क्योंकि उनके आमने सामने की भुजा और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है, इसलिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन हमें वर्गाकार, आयताकार दे रखा, आयताकार बगीचे के लिए, तो यहां पर भी अपने कक्षा 9 या 8 में आपने पढ़ा होगा कि आयत का परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से मैं गुणा कर दूं तो उसका क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। या फिर मैं लंबाई और चौड़ाई को किसी दोनों को 2 बार जोड़ूं तो भी अपने पास में परिमाप आ जाएगा। वैसे ही वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अब हमें तो यहाँ आयत का पढ़ना है, लेकिन उसके आगे दे रखा है अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब होता है आधा, आधे का मतलब होता है 1/2। यानी जो अपने पास में परिमाप आयत का होगा उसको किससे भाग देना पड़ेगा? 2 से भाग देंगे तब क्या आएगा? 36 मीटर आएगा। उसने कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो चलते हैं, सबसे पहले तो हम लंबाई को मानते हैं, कल्पना करते हैं, फिर परिमाप पे आते हैं। तो कल्पना पहले करते हैं। ये माना कि आयताकार जो बगीचा है उस बाग की लंबाई x मीटर है। क्या है? x मीटर है। परिमाप हमें मीटर में दे रखा है। परिमाप की इकाई, जिस इकाई में अंदर आपको लंबाई चौड़ाई है उसी में परिमाप आता है। क्षेत्रफल में वर्ग लगता है, परिमाप में वर्ग नहीं लगाना है। और उसकी चौड़ाई, किसकी? आयताकार बगीचे की चौड़ाई, उसकी का मतलब बगीचे की बात हो रही है, और उसकी चौड़ाई है वो y मीटर है। क्या है? y मीटर। अब प्रथम कंडीशन तो सीधी दे रखी है, उसने बता रखा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है? 4 अधिक है। यानी प्रथम स्थिति आपके पास बन जाएगी। प्रथम स्थिति के अंदर, प्रथम स्थिति क्या है? लंबाई चौड़ाई से अधिक है। ये हो गई लंबाई, ये बराबर हो गई चौड़ाई। अब ये बता रहा है लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब किसमें जोड़ना है? चौड़ाई में जोड़ना है। क्यों चौड़ाई में क्यों जोड़ना है? कि जो अधिक है उसके बराबर में लेके आना है, तो उसमें 4 जोड़ेंगे तभी तो बराबर आएगी ना। अब मैं x का लंबाई है, लंबाई बता रहा है y से क्या है? चौड़ाई से अधिक है, तो हम y में 4 जोड़ेंगे तब वो x के बराबर आ जाएगा। बराबर का चिन्ह का मतलब है ये पक्ष और ये पक्ष बराबर। इसीलिए हमेशा ये बात ध्यान रखना, पक्ष बराबर लाने के लिए जिसका अधिक दे रखा उसमें ही जोड़ना है, जिसमें कम दे रखा उसमें ही जोड़ना है। पता चल गया ना? अब अपने पास में क्या बन जाएगा? x बराबर हमने क्या माना था? x मानता है x बराबर 4 प्लस y। यदि मैं पक्षांतर करूं तो भी बढ़ जाएगा, ऐसे रखो तो भी बढ़ जाएगा। अपने पास समीकरण नंबर 1 आ गया समीकरण x बराबर y प्लस 4। अब समीकरण नंबर 2 बना है, मतलब दूसरी स्थिति दे रखी है, और दूसरी स्थिति अपने पास में क्या है वो बता रहा है अर्ध परिमाप। क्या? अर्ध परिमाप क्या होता है? किसका? आयताकार खेद है तो आयताकार का परिमाप का सूत्र मुझे याद है, यानी आपको भी याद है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आधा पूछा है तो 2 से भाग दे दो। अब ये अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप कैसे बना? परिमाप के अंदर यदि मैं 2 का भाग दे दूंगा वो आधा बन जाएगा, अर्ध बन गया। अब यहां से ये 2 से 2 तो अपने पास कट गए ना। क्या बचा अर्ध परिमाप के बराबर? लंबाई प्लस चौड़ाई। यही बचा पीछे, लंबाई प्लस
चौड़ाई। अब लंबाई हमने क्या मानी है x, चौड़ाई क्या मानी है y, और परिमाप हमें क्वेश्चन के अंदर सीधा ही दे रखा है कितना 37 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या बन जाएगा 37 सेंटीमीटर बराबर x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या है लंबाई प्लस चौड़ाई है, अर्ध परिमाप है 36 दे रखा है। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसने पूछा है x और y का मान ज्ञात करना। हमें ये नहीं पूछा है संगत होगा असंगत होगा, कुछ नहीं पूछ रखा है। या देखे जाए तो भी ये संगत असंगति संगत तो है। a1/a2 का मान निकालते हैं तो अपने पास में a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं आएगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एक ही हल होगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनमें ज्यादातर प्रतिच्छेद ही करते हैं क्योंकि एक हल दे रखे हैं। अब तो मैं निकाल लेता हूं x और y के मान निकाल लेते हैं, x और y के मान। अब x और y का मान निकालने के लिए पहले ही वाला जो तरीका हमने पिछली क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही करना है। क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से x या y किसी एक का मान रख दो। अब मैं समीकरण नंबर 1 में x का मान दे रखा है तो समीकरण नंबर 2 में सीधा ही रख देता हूं। तो समीकरण नंबर 2 में देखो यहाँ पर x बराबर दे रखा है ना, तो x का मान यहाँ रख देता हूं, एक ही बात है, सीधा ही दे रखा आपको। तो क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर x का मान रखने पर x का मान क्या है वो समीकरण 1 में ये बराबर है, मतलब x के बराबर ही हो गया ना। तो यहां से आपके पास समीकरण नंबर 2 क्या है 37 बराबर x की जगह पर क्या है y प्लस 4 प्लस y क्या हो गया, यहां से आपके पास में 36 ये रे बराबर ये y वैसे वहां किया था चर के साथ में चर वाला जोड़ना है, अचर के साथ अचर वाला। y पद किसके पास जुड़ेगा केवल y वाले पर। ये एक y कितने y बन गए 2 y बन गए, और ये प्लस के 4 इधर प्लस के 36 है, प्लस के 4 इधर आ जाएंगे। तो अपने पास में बन जाएगा 2y बराबर 36 माइनस के 4। कहने का मतलब 4 को मैं इधर लेके आ गया तो 36 में से माइनस हो गए, 36 में से 4 गए, पीछे बच गए 32। अब यहां से y बराबर कहने का मतलब जो y है y के गुणांक में 2 है, 2 को गुणांक में है तो उधर भेजूंगा तो भाग में जाएगा। तो 32 बटे पीछे 32 बटे 2 यानी 16 मीटर। 16 मीटर क्या आई है उसकी लंबाई है, चौड़ाई आई है। y क्या माना था हमने y चौड़ाई मानी थी ना हमने, y चौड़ाई है, इसका मतलब 16 मीटर है वो क्या आई है उस आयताकार बगीचे की चौड़ाई आई है। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अपने पास समीकरण नंबर 1 क्या था x बराबर 4 प्लस y प्लस 4 किसका मान रखना है y का मान रखना। y का मान कितना आया था अपने पास 16 आया था, तो 16 प्लस 4 तो x बराबर 20 मीटर आ गया। यानी x और y दोनों के मान ज्ञात कर लिए। अब लिख देते हैं x किसका मान था, अतः आयताकार बगीचे की लंबाई, अब बगीचे की लंबाई हमने क्या मानती x मानती, x का मान कितना आ रहा है 20, तो आयताकार बगीचे की लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। और उसकी चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, चौड़ाई y मानी थी। यदि y मानी तो y का मान कितना आ गया था 16, तो 16 मीटर क्या हो जाएगी उसकी चौड़ाई हो जाएगी। यही तो विमा है। विमाएं क्या होती है भुजाएं मतलब x और y का मान यानी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना था, वो सिद्ध हो चुका है। मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। या देखा जाए उस कथन के रूप में, उसने कथन में बता रखा है कि जो आयताकार बगीचे की जो चौड़ाई है यानी वो लंबाई है वो चौड़ाई से अधिक है। अब लंबाई कितनी है 20 है, चौड़ाई कितनी है 16 है, 16 4 20 4 से अधिक है ना, तो यही कथन रूप है। इस कथन को आपको किस में सिद्ध करना है, समीकरण में सिद्ध करना है। इसी को तो क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स। हमने सिद्ध कर दिया ना, एक का मान 20 एक का मान 16, 4 अधिक आ गया ना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सरल है। कहने का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलने, 5 हमने कंप्लीट कर लिया, 4 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, एक सरल एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। ये बता रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये बता 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 आपको ये दे रखी है, और हमें बताना यह है कि दो सरों वाले एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि आपको नीचे पॉइंट 3 दे रखे वैसा होना चाहिए। कैसा? प्रतिच्छेद रेखाएं करती हो, समांतर करती हो, या संपाती रेखाएं हो। आपको इसी प्रकार का एक समीकरण और तैयार करना है, और उस समीकरण को इस प्रकार से तैयार करना है कि उन दोनों समीकरणों का अनुपात निकाला जाए, या उन दोनों समीकरणों द्वारा ग्राफ बनाया जाए। तो वो ग्राफ प्रतिच्छेदी हो पहले, फिर समीकरण को चेंज करो। ये नहीं है समीकरण ये एक लेना है, बाकी हर बार वो चेंज करना है और पता लगाना है कि वो दोबारा समांतर हो, तीसरी बार संपाती हो। 3 कंडीशन। और दोस्तों जो ये क्लास देख रहा है मेरे हिसाब से वो तैयार कर सकता है, तो हम कर लेते हैं। यदि मुश्किल है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी a1 अपॉन a2 जो समीकरण होंगे, जो हम समीकरण बनाएंगे उसमें a1 अपॉन a2 किसके बराबर नहीं लेना है। कहने का मतलब यह है कि जो हम इसका एक और समीकरण तैयार करना है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में जो समीकरण एक आपको दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ऐसा ही समीकरण एक लेना है और उस समीकरण को प्रतिच्छेदी होना चाहिए। यदि इन दो समीकरणों की तुलना करें तो हमें रेखाएं प्राप्त हो प्रतिच्छेदी हो, और प्रतिच्छेदी तब होती है जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो b1 अपॉन b2 के। तो आपको a और b के मान है वो थोड़े अलग अलग लेने हैं। देख लो, ले लेते हैं हम। क्या है अपने पास एक समीकरण? क्या है? प्रथम में a1 का मान क्या लिया हमने? 2 लिया। b1 का मान कितना है प्रथम समीकरण में? 3, और c1 का -8। इसमें आपको ये मत समझ देना कि आपके जो किताब के पीछे जो आंसर दे रखा है या जो उत्तरमाला दे रखी है उससे जो आपका समीकरण हो वो मैच हो। कोई जरूरी नहीं है, आप किसी भी प्रकार का ले सकते हो, लेकिन जहां तक है संभावना कुछ आपके पास a1 और b1 के थोड़े मान होंगे, कहीं कहीं आपको मैच होंगे, क्योंकि आपको समांतर बनाना है तो मैच करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखो a1, b1 और c1 के मान तो समीकरण 1 से मिल गए। अब आपको समीकरण नंबर 2 का निर्माण करना है। अब निर्माण ऐसे करूं कि a2 का मान होगा वो b2 के इन दोनों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। किसके? इन दोनों का अनुपात होगा उसके बराबर। तो मैं यहाँ क्या ले लूं कि अनुपात के बराबर नहीं हो? यहां तो मैं 4 ले लूं, लेकिन यहां बराबर नहीं करने के लिए मैं क्या लूं? 7 ले लूं। यदि 7 ले लूं तो ये दोनों कटेंगे नहीं, मतलब ये पक्ष और ये पक्ष बराबर नहीं होंगे। और इसकी जगह पर तो c2 तो कुछ भी ले लो, आप c2 को तो कुछ भी निर्माण कर सकते हो। c2 जगह -10 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या -11 ले लो, -10 लोगे तो भी नहीं कटेगा, आराम से पड़ गया। तो अपने पास समीकरण क्या बनेगा? दूसरा समीकरण देखो, ये a2 क्या होता है? x का गुणांक 4x, ये b2 क्या होता है? y का गुणांक, और ये -10 है तो प्लस के बन गए ना, माइनस के रहने दो। बढ़ गया आपके पास समीकरण तैयार। समीकरण तैयार हो गया ना, ये वाला समीकरण हो गया किसके लिए? प्रतिच्छेदी के लिए। अगला समीकरण देखो कैसा चाहिए? समांतर चाहिए। समांतर के लिए आपको क्या चाहिए? a1 और a2 बराबर होने चाहिए किसके? b1 अपॉन b2 के, यानी ये कंडीशन तो होनी चाहिए अपने पास में। दूसरे समीकरण में आपको ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं होना चाहिए। यानी आप कुछ भी मान सकते हो,
लेकिन A1 और A2 का जो अनुपात आता है ना, वो अनुपात B1 अपॉन B2 के बराबर होना चाहिए। यानी A1 और B1 के मान तो हमें दे रखे हैं और B2 और A2 के मान आपको यानी हमें ज्ञात करने हैं। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, A1 का मान कितना अपने पास में, यही समीकरण, एक समीकरण तो यही लेना है आपको, 2 है। B1 का मान अपने पास में 3 है और C1 का मान -8 है। कितना है? -8 है। तो हम यहां से A2 का मान क्या लें, B2 का मान क्या लें और C2 का मान क्या लें, हमें ये तुलना करनी है। अब तुलना करने के लिए हमें ये पहले करना पड़ेगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कुछ ऐसा मान लो कि ये दोनों प्रथम और दूसरे बराबर हो जाए। यहाँ पर मैं 4 ले लूं, यहाँ पर 6 ले लूं, दोनों प्लस के ले लूं, ऊपर प्लस के, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी कट के 1/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या ले लूं, 11 ले लूं, बराबर आए ही नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास में A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा, 2/4 यानी 1/2 आ गया। और B1 अपॉन B2 क्या आ जाएगा, B1 अपॉन 3/6 यानी 1/2 आ गया। अब ये दोनों बराबर हो गए ना, लेकिन C1 अपॉन C2 क्या होगा, बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये -8 है और -11। तो आपके पास जो समीकरण बनेगा वो समीकरण क्या हो जाएगा, वो समीकरण के लिए A2 का मान क्या है, 4x ले लिया, B2 का मान क्या ले लिया, 6y ले लिया और C2 का मान 11 ले लिया प्लस के, बराबर 0। ये आपके पास में समीकरण बन गया। इसी प्रकार का दूसरा किसके लिए, यदि इन दो समीकरणों की, समीकरण 1 और समीकरण 2 की मैं तुलना करूंगा तो वो दोनों के द्वारा ग्राफ बनेगा, वो समांतर बनेगा। कैसा, समांतर होगा। अब तीसरी कंडीशन कौन सी करनी है, संपाति के लिए, और संपाति के लिए तीनों ही क्या होने चाहिए, तीनों के मान बराबर होने चाहिए। तीनों के मान कौन से, A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 बराबर हो C1 अपॉन C2। यानी इस क्वेश्चन के अंदर बाकी कुछ नहीं करना, वैसे वैसा ही करना है आपको। ये सारे मान इसमें रख दो, A2 का मान भी 4 ले लो, B2 का मान भी 6 ले लो, लेकिन चेंज क्या करना है, ये C2 है, यहाँ C2 का मान यदि मैं 16 कर दूं, कितना 16 कर दूं तो 1/2 बन जाएगा, वो भी किसके, माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो मेरे पास में इसका जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, 4x प्लस 6y प्लस की जगह माइनस के 16 बराबर 0। पता चल गया ना आपको समीकरण, ये समांतर संपाति के लिए, ये समांतर के लिए और ये प्रतिच्छेदी के लिए। ऐसे आप इसके अलावा भी अलग मान रख के भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही ऐसे बनो। यहां पर आप 2 भी ले सकते हो, यहां पर आप 4 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, तो भी A1 और A2 बराबर नहीं होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपका होगा वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, अब सबसे अभी तक जितनी हमने पढ़ाई की है उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। वो थोड़ा सा अलग टाइप से दे रखा है और एग्जाम की दृष्टि से भी वो क्वेश्चन थोड़ा इंपोर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर एक नई चीज और पूछ रखी है, वो है निर्देशांक, जो कि अभी तक हमने पढ़ाई नहीं की है, जिसकी पढ़ा नहीं है अभी तक, इसीलिए थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन मेरे हिसाब से आप जब मेरे साथ तैयारी करोगे कंफर्मली 100% तो बोलता हूं सोल्व कर लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 की जगह 7 कर दो और हल। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है, ग्राफ बनाना है आपको। x और इन रेखाओं के द्वारा त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये कह रहा है
कि आपको दो समीकरण दे रखे हैं, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 दे रखा है एक, और दूसरा दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों समीकरण से आपको ग्राफ का निर्माण करना है। किसका? ग्राफ का। और ग्राफ के निर्माण करते हो तब एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? जब ग्राफ आप करोगे तो एक्स एक्स के साथ में एक्स एक्स जो होगा जो अपना क्षैतिज ऊर्ध्वाधर होगा, क्षैतिज जो अक्ष होगा उसके साथ में त्रिभुज बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, प्रतीत होगा। और उस त्रिभुज को क्या करना है? उस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मतलब जो बिंदु होंगे उस बिंदु के मान ज्ञात करने हैं, और जो त्रिभुज बनेगा उसको ग्राफ में छायांकित करना है, पेंसिल से कलर भरना है। आइए करते हैं। कौन सी बड़ी बात है, हमने पहले कर रखा है, ग्राफ बनाए हैं बहुत सारे समीकरण। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं? अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने प्यारे, अपने नजदीक वाले 3 मान को सुनते हैं और 3 मानों के द्वारा 2 सारणी का निर्माण करते हैं। आओ समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर माइनस 1 बराबर 0, यानी x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। यदि x का मान कुछ रखूं तो y का मान कुछ प्राप्त होगा, या y का मान कुछ रखूं तो x का प्राप्त होगा। मैं यहां से x का ही y का रखता हूं, पक्षांतर कर देता हूं, तो यहां बन जाएगा 1, ये 1 उधर गया, प्लस का बन जाएगा, ये y उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अपने पास ये स्थिति बन जाएगी। यहां पर मैं y बराबर क्या रख दूं? कुछ अच्छे मान रखो, 2 रखूं। 2 रखने पर y का मान क्या रखने पर? 2 रखने पर y का मान 2 रखूं तो x बराबर क्या बन जाएगा? x बराबर बनेगा 1 माइनस 2। कितना बन गया? माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 2 क्या है? बड़ा है। अब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 भी रख सकता हूं मैं, 0 रखने पर तो x बराबर क्या बन जाएगा? 1 माइनस 0 बराबर 1 बन गया। 1 माइनस का बन गया, 1 प्लस का बना देते हैं। अब y बराबर 1 रखने पर, y बराबर हम 1 भी रख सकते हैं, 1 रखने पर तो x बराबर अपने पास क्या बन गया? x बराबर 1 माइनस 1 यानी 0 आ गया। सारणी निर्माण कर सकते हैं इसके द्वारा यहाँ पर सारणी निर्माण कर लेते हैं हम। यहाँ पर कोऑर्डिनेट में अपने काम आएगी, क्योंकि जब ग्राफ बनाएंगे तो आसानी से रहेगा। x y, x का मान, जब y का मान हमने y का मान 2 रखा, x का मान माइनस 1 आया। जब y का मान 0 रखा, x का मान 1 आ गया। जब y का मान 1 रखा तब x का मान 0 आ गया। ये हो गया। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 अपने पास क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। वैसे ही पक्षांतर कर लीजिए। किसका? इसमें भी y का रख देते हैं, तो y बराबर ये 12 उधर गए तो प्लस के बन गए, ये 3x उधर गए तो माइनस के बन गए, और बट्टे के अंदर 2 गुणांक वाले आ गए। अब आपको x का मान ऐसा रखो कि आराम से आ जाए। यदि मैं x बराबर 0 रखूं, x बराबर 0 रखता हूं, x बराबर 0 रखने पर तो अपने पास y बराबर 12 माइनस 3 गुणा 0 अपॉन 2 यानी y 12/2 यानी 6 आ जाएगा। 12 में 2 का भाग 6 बार गया। अगला x बराबर, यदि मैं x बराबर 3 जाएंगे तो पीछे बच जाएंगे 9, तो कटेगा नहीं। यदि मैं x का मान 1 रखूं तो 3 बच जाएंगे, 3 9 में से गए। यदि x का मान मैं 2 रखूं, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखूंगा तो y बराबर 12 माइनस 3 गुणा 2 बटा 2, 3 गुणा 2 12 माइनस 6 हो गए बटा 2, 6 बटा 2 यानी 3। y का मान क्या आ गया? 3 आ गया। अब x बराबर अगला मान क्या रखे कि पूर्ण रूप से अपने पास आ जाए। यदि x का मान 4 रखूं तो 12 माइनस 12 0, 0 में 2 का भाग दिया, 0 यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे
तो आंसर नहीं आएगा, अपरिभाषित है। लेकिन 0 में दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या 0 आ जाएगा ना। तो x बराबर 4 रखने पर तो y बराबर 12 माइनस 3 गुणा 4 बटा 2 यानी 12 माइनस 12 बटा 2, 0 बटा 2 यानी 0। अब यहां से आप समीकरण के द्वारा सारणी का निर्माण कर लो आसानी से, x और y। जब हमने x का मान 0 रखा, y का मान 6 प्राप्त हुआ। जब x का मान 2 रखा, दोबारा x का मान 2 रखने पर y का मान 3 प्राप्त हुआ, और x का मान 4 रखने पर y का मान 0 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों सारणी के द्वारा हमें ग्राफ का निर्माण करना है। कहने का मतलब ये जो थ्योरी हमने बनाई है इसको हम मिटा देते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं ग्राफ की ओर, ग्राफ का निर्माण करते हैं। ग्राफ का निर्माण करने के लिए आपको ग्राफ की पेज की जरूरत पड़ेगी। एक बात बच्चों विशेष करके ध्यान रखें, जितना हो सके आप एक ग्राफ की कॉपी लेकर ग्राफ का प्रैक्टिस करें, यानी अभ्यास करें। यानी अभ्यास करोगे तो ग्राफ के गलत होने के चांसेस आपके बहुत कम रहेंगे, यानी मिनिमम रहेंगे, बहुत ही कम। चलते हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। ये अपना माइनस का एक्स अक्ष हो गया, ये माइनस का वाई अक्ष हो गया, ये प्लस का वाई अक्ष हो गया, ये प्लस का एक्स अक्ष हो गया, और ये बीच में मूल बिंदु यानी ओ 0,0। अब हम मान ले लेते हैं, हमें मान लेने हैं। कहने का मतलब इस पे भी कुछ बिंदु लेते हैं, इस पे भी कुछ बिंदु लेते हैं। इससे पहले x और y के पैमाना तैयार करना है। पैमाना क्या है? अधिकतम x का मान अधिकतम 4 है, y का अधिकतम मान 6 है, तो पैमाना आ जाएगा अपने पास में। पैमाना क्या होगा? पैमाना x अक्ष पर y का मान माइनस में आ रहा है, y का मान माइनस में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब चतुर्थांश की जरूरत पड़ेगी हमें, y का माइनस इसमें आता है, तो यहाँ पैमाना लेते हैं जहां y का मान माइनस और x का नहीं होगा। यानी आपको एक बात ध्यान रखें, आप जब भी पैमाना बढ़ाओ या इस पेज पे या इस चतुर्थांश में अच्छे से ऊपर दिखेगा। यहाँ पर हमें कम जगह होने के कारण वहां लेते जहां हमें आसान से कोई परेशानी वाली बात नहीं हो। क्या लोगे? x अक्ष पर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। दोनों का पैमाना 1 इकाई यानी कि 6 तक है। 1 2 3 4 5 ये 6 हो गए। 1 2 3 4 y का 6 है ना, तो y के 6 के लिए हमें ऊपर वाला ये एक बार थोड़ा सा क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें तो y तक चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6 बन गए ना आराम से। अपन 6 तक बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 माइनस का 6 माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस का 1। इधर माइनस के y की है नहीं तो हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। अब ले लेते प्रथम सारणी ये बनाई थी ना, माइनस का x कहाँ है? x के माइनस की तरफ, इस तरफ देखो। y के दो ये रहे। कहाँ बिंदु आ गया? यहाँ आ गया। क्या निर्देशांक होंगे? माइनस का x, y के 2, माइनस का 1 x का, दूसरा x का 1 यहाँ रहा, y का 0। इस बिंदु पर y का मान क्या होगा? 0 ही होगा। तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है, x अक्ष पे y 0 होता है, y अक्ष पे x 0 होता है।
एक एक ले लो, कहाँ, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ x का मान 0 है, y का मान 1 है, y का मान 1 है। रेखा बन गई ना, रेखा हमारे पास प्राप्त हो गई। इस रेखा का समीकरण क्या है अपने पास में, इस रेखा का समीकरण क्या था, जो प्रथम समीकरण थी वो अपने पास में था x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये वाली रेखा थी। अब दूसरा देखिए, दूसरे का x का मान 0, y का 6, x 0 यहाँ होगा, y 6 यहाँ होगा, यानी इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अगला x का 2, y के 3, x के 2 यहाँ रहे, y के 3 कहाँ रहे, यहां पर x के 2, y के 3। अगला x का 4, y का 3, x का 4, y का 0 है, 3 नहीं है, यहां आ गया x का 4, y का 0। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये कह रहा है जो इन रेखाओं के द्वारा जो त्रिभुज निर्माण हुआ है, कहा, जो x अक्ष के साथ में, उनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए और उनको पटल को छायांकित कीजिए। एक त्रिभुज तो ये बन रहा है x अक्ष के साथ, एक, दो बन रहे हैं ना, दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं से दो त्रिभुज बन रहे हैं। ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो करेगी ना, क्योंकि ये 4 पे आ रहा है, ये 1 पे आ रहा है, यहाँ इधर 1 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, मतलब आगे जाने पर तो प्रतिच्छेद करेगी ना, तो प्रतिच्छेद तो करेगी कहीं न कहीं बिंदु पर। तो आपको किसी एक के निर्देशांक लिखने हैं। अब यहाँ निर्देशांक एक का तो हो गया निर्देशांक 0,0, दूसरे का निर्देशांक हो गया अपने पास त्रिभुज का 1,0 और इसका हो जाएगा 0,1। जो ये निर्देशांक है वही तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, और इसका एक निर्देशांक हो जाएगा 0,0, दूसरा निर्देशांक हो जाएगा 4,0 और तीसरा निर्देशांक हो जाएगा इसका 0,6। जो भी ये त्रिभुज बना रही है x अक्ष के साथ में और y अक्ष के साथ में, उनका क्या करना है, ये पूछ रहा है, उनका बताना है। हमने बता दिए, निर्देशांक बता दिए, और आप कलर पेंसिल से भर सकते हो, छायांकित कर सकते हो। यानी 3.2 अपनी कंप्लीट हो गई पूर्ण रूप से। सारे क्वेश्चन 7 थे वो पूर्ण रूप से विधिवत ढंग से हमने कर लिए थे। अब दोस्तों अगली क्लास में हम 3.3 पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।